बच्चों, आज के सेकंड वीडियो में सबसे पहले हम कुछ डिफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे पहले बेटा कास्ट फंक्शन, वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आइए एक बार और देख लेते हैं। डिफिनेशन है कास्ट फंक्शन का, इफ x denotes the number of units of a commodity produced at a total cost C, then the cost function is expressed as cx equal to f plus bx। कहीं कहीं cx को सिंपली c से भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कास्ट को बेटा f से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं fc से भी डिनोट करते हैं, और वेरिएबल कास्ट को कहीं कहीं v से डिनोट करते हैं, कभी कभी vx से डिनोट करते हैं, कभी कभी vc से भी डिनोट करते हैं। तो नोटेशन लगभग सबका एक जैसे है। यहाँ थोड़ा लॉजिकल ये है कि बेटा देखो c ब्रैकेट में x लिखा है, इसका ये मतलब जो कास्ट फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन x, और यहाँ v वेरिएबल कास्ट है, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन x, और यहाँ पे बगल में x नहीं लगा है, इट मींस दैट इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो बेटा इसलिए लिखा है मैंने, देख लो, वेयर f इज सेड टू बी द फिक्स्ड कास्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। जो हमारा फिक्स्ड कास्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और x क्या है, x हमारा बेटा होता है नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है टोटल डिमांड फंक्शन। देखो डिमांड फंक्शन क्या है कि इफ अ फंक्शन ऑफ प्राइस p पर यूनिट, इट इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस p पर यूनिट, ध्यान दो, इट इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस p पर यूनिट, सो द डिमांड फंक्शन इज x इक्वल टू f ऑफ p, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एट प्राइस p पर यूनिट। बेटा इसका मतलब समझा देते हैं। देखो जैसे आपको पता है कि दो एक्सिस होती है, एक होती है तुम्हारा प्राइस पर यूनिट, एक होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ समझा दूं, ग्राफ के द्वारा मैं यही समझा दे रहा हूं। मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है। अगर हम x इक्वल टू fp कहते हैं तो जो हमारा x एक्सिस होता है वो बताएगा p फॉर प्राइस पर यूनिट सोल्ड। मतलब अगर हम एक यूनिट सोल्ड करते हैं तो अगर उसका प्राइस p है तो उसको हम x एक्सिस लेंगे, और ये जो y एक्सिस होता है इस केस में ये x को डिनोट करता है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है। मतलब ये है कि यहाँ x इक्वल टू f लिखने का सेंस होता है कि x एक्सिस के अलोंग हमारा क्या होगा, p होगा, और y एक्सिस के अलोंग हमारा क्या होता है, x होता है। बेटा मान लो कोई कर्व है, जब हम डिमांड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे बना, मतलब मान लेते हैं, एक्चुअली में स्ट्रेट तो बन नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ इस फंक्शन का कि देखो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या डिमांड कम होता जा रहा है, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है। देखो x इक्वल टू fp क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या है, कम होता जा रहा है। देखो यार मान लो जब प्राइस कम था तो देखो ज्यादा यूनिट सोल्ड हुआ, प्राइस बढ़ गया कम यूनिट सोल्ड होने लगा। जैसे महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, लोग सामान परचेज करना कम कर देते हैं। वही कोई सामान जब सस्ता हो जाता है तो लोग ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं, ठीक है। तो बस इतना जान लो बेटा कि डिमांड फंक्शन कभी कभी x इक्वल टू fp के रूप में लिखा जा सकता है, कभी कभी ना हम p इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम x इक्वल टू fp लिखते हैं तो कर्व कुछ इस तरह से बनता है, यानी x एक्सिस के अलोंग p होगा और y एक्सिस के अलोंग x होगा। देखो यहाँ पे जो होता है ना, फंक्शन के बगल में जो आर्गुमेंट होता है, जो वेरिएबल होता है वो x एक्सिस की तरफ होता है, और ये जो होता है वो y एक्सिस की तरफ होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे मैथ्स में y इक्वल टू fx, इससे पहले भी तो आप फंक्शन में पढ़े थे। तो x क्या होता है, x एक्सिस को डिनोट करता है, y क्या होता है, y एक्सिस को डिनोट करता है। तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू fp एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p इक्वल टू fx, ठीक है। देखो रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है निकालना। अगर p क्या है, p और इंटू x मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिवेन्यू मिल जाएगा। तो रिवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड इज डिनोटेड बाय rx। तो रिवेन्यू कैसे मिलता है, अगर आप x यूनिट सोल्ड किया है p प्राइस पे, यानी एक यूनिट का प्राइस p हो और आपने x यूनिट सोल्ड किया, तो टोटल रिवेन्यू कितना आएगा, p इंटू x। जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो कि एक आइटम है 20 यूनिट, उसे 10 रुपया के रेट से मैंने सोल्ड कर दिया, तो कुल कितना रिवेन्यू आएगा, 200 आएगा, ठीक है, 200 रुपीज आएगा, तो वही रिवेन्यू हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी एक और है टॉपिक, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है प्रॉफिट फंक्शन। देखो प्रॉफिट फंक्शन कैसे हम निकालते हैं। देखो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए आपको रेवेन्यू फंक्शन और कास्ट फंक्शन का डिफरेंस लेना होगा।
यानी प्रॉफिट फंक्शन क्या है, आर एक्स माइनस सी एक्स है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्न एंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, और ये भी याद रखना एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा एक होता है एवरेज प्रॉफिट फंक्शन। तो एवरेज प्रॉफिट फंक्शन में करना कुछ नहीं है, आपको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एवरेज निकालते थे तो नंबर यूनिट से हम लोग डिवाइड करते थे, यहाँ भी वही काम करना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट, देखो क्या कर रहा है ये, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति होती है जहां पे ना तो हमें गेन होता है ना तो हमें लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि बेटा ग्राफ में देखो, ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिन से जो लाइन पास कर रहा है उसे टोटल रेवेन्यू कर्व कर रहे हैं, और इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है दैट इज सेड टू बी टोटल कॉस्ट कर्व, और जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कर रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वही स्थिति है जिस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे, मतलब इस कर्व की हम बात कर रहे हैं, इसके नीचे हमें लॉस मिलता है और इसके एवं हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे नेदर लॉस है ना गेन है। ठीक है ना, तो आप सिंपली जब भी हमको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे और ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन पे हमें काम करने होंगे, उस केस में आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि उस केस में प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या होगा, माने इस पॉइंट पे प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है हमारा, जीरो होता है। उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो आर एक्स माइनस सी एक्स अर्थात रिवेन्यू फंक्शन और कास्ट फंक्शन बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे जीरो के। सो इस तरह से हम देखते हैं कि रिवेन्यू फंक्शन इक्वल टू होता है टोटल कास्ट फंक्शन। टोटल रिवेन्यू फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू होगा टोटल कास्ट फंक्शन एट द पॉइंट एक्स। तो आपको बस वो कंडीशंस लर्न करने हैं, ग्राफ भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमें ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है म्यूजिक सिस्टम मैन्युफैक्चरर डिटरमाइंस दैट इट्स टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज गिवन बाय कॉस्ट फंक्शन 500x स्क्वायर प्लस 4500x प्लस 10,000। ईच यूनिट कैन बी मार्केटेड फॉर 9,000। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों इसका क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो। देखो कह रहा है कि एक म्यूजिक सिस्टम मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है कि वो जो है एक्स यूनिट अपना जो म्यूजिक सिस्टम है वो प्रोड्यूस किया और उसको सोल्ड भी कर दिया। ठीक है, तो जो सोल्ड कर दिया तो जो कास्ट फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया है, और जो एक्स यूनिट जो प्रोड्यूस किया और सोल्ड किया, तो एक यूनिट को सोल्ड करने में उसने कितना पैसा लिया, 9,000 रुपीज, मतलब 9,000 रुपये में एक म्यूजिक सिस्टम को उसने सोल्ड किया, एक यूनिट। ठीक है ना, तो ये बताओ हमने तो कास्ट फंक्शन लिख लिया है, तो रिवेन्यू फंक्शन क्या होगा। तो रिवेन्यू फंक्शन मैंने बताया था ना कि प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है, हर वन यूनिट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर एक्स इक्वल टू 9,000 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, टोटल जो है नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, और 9,000 क्या है, एक यूनिट को सोल्ड करने में कितना पैसा यूज कर रहे हैं हम लोग, 9,000, मतलब 9,000 रुपीज में एक म्यूजिक सिस्टम को बेचा जा रहा है, इसलिए हमारा आर एक्स जो होगा 9,000x होगा। अब हमें सवाल किसके लिए लगाना है, हमें जो सवाल बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के लगाना है। तो आपको पता है ना कि फॉर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या कंडीशन आया था बेटा कि रिवेन्यू फंक्शन इक्वल टू होता है कास्ट फंक्शन। यहाँ से आप रिवेन्यू फंक्शन क्या निकाले हो, 9,000x, और कास्ट फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करो। तुम देखो ध्यान से x में क्वाड्रेटिक है, ये वाला टर्म इधर लाओ, तो आप सॉल्व करोगे तो देखोगे आएगा 500x स्क्वायर माइनस 4,500x प्लस 10,000 इक्वल टू 0। ये काम करो, सब में से चाहो तो दो जीरो कम कर दो, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, तो और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन छोटा होगा। फर्दर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से देखो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करते हैं। x के दो वैल्यूज आएंगे, देखते हैं कौन सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं, तो माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0, या इसमें बेटा x कॉमन है, x माइनस 5 माइनस 4 इसमें कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो इट गिव्स इन वन ब्रैकेट x माइनस 5 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो इसको आप ऐसे सॉल्व करते थे ना, आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से या तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 आएगी,
या तो 4 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5 यूनिट अगर हम म्यूजिक सिस्टम सोल्ड करते हैं या 4 यूनिट सोल्ड करते हैं तो ना तो हमें प्रॉफिट मिलने वाला है और ना तो हमें लॉस होने वाला है। ठीक है बेटा, यही इसका मतलब होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 20,000 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 5 रुपीज। इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 9 रुपीज, इन और दिया है, ध्यान दीजिएगा। देन फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20,000 है, मतलब आपका जो दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है और सोल्ड करती है, तो 1 यूनिट प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोड्यूस करने में खर्चा आता है उसको 5 रुपया, तथा 1 यूनिट को सोल्ड करने में, मतलब 1 यूनिट जब सोल्ड करता है उसे 9 रुपये मिलता है, ठीक है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट याद करना है। तो मान लेते हैं बेटा कि वो जो कंपनी है X यूनिट प्रोडक्ट क्या किया, प्रोड्यूस भी किया और सोल्ड भी किया। तो जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार हमें लग रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 20,000। देखो अगर तुमको थ्योरी का पूरा अच्छे से पता है ना तो आप बड़े आसानी से चीज को लगा सकते हो। तो यानी बेटा आप थोड़ा सा थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए क्या इसका मतलब होता है। अब देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, जैसे CX तो आपको पता ही है, इट इज सेड टू बी टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो CX क्या होता है, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू क्या है, 20,000 है। और ये जो 5x कैसे लिख दिया, देखो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। टोटल जो यूनिट है X यूनिट है और 1 यूनिट का दाम क्या है, 5 रुपया है, लागत लगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना कि कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 रुपीज। इसका ये मतलब है कि ये वेरिएबल कास्ट है। ये तो वेरिएबल कास्ट क्या है, 5x है, और फिक्स कास्ट क्या है, 20,000 है। इन दोनों का सभी टोटल कास्ट फंक्शन होता है। अब बताओ बेटा ये 9x कैसे आएगा, इट इज सेड टू बी रेवेन्यू फंक्शन। RX को हमने रेवेन्यू फंक्शन करते हैं। देखो रेवेन्यू फंक्शन क्या है, देखो 9 रुपया में उन्होंने बेच दिया, X यूनिट प्रोडक्ट 1 यूनिट को बेचने में 1 यूनिट को 9 रुपये में सोल्ड किया, तो X यूनिट कितने में सोल्ड करेगा, 9x। इसी को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फंक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कास्ट फंक्शन। तो यहाँ से जब कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे तो X की वैल्यू 5,000 आएगी। यही हमारा सोल्यूशन है। यानी 5,000 यूनिट पे ना तो हमें लॉस होने वाला है ना तो हमें प्रॉफिट होने वाला है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अ कंपनी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पेन्स एंड फाइंड दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज 10 रुपीज एंड द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन इज 4,500. If each pen is sold for 25 rupees, then determine cost function, revenue function and the break even point. देखो बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। कह रहे हैं कि कंपनी जो है पेन प्रोड्यूस करती है और उसको सोल्ड भी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेन बनाने का जो खर्च आ रहा है वो 10 रुपीज है। तो मान लेते हैं कि बेटा कि X यूनिट ऑफ द पेन बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम कास्ट फंक्शन निकाल सकते हैं। तो मान लो यहाँ लिख देना चाहिए लेट CX बी द कॉस्ट फंक्शन। सो कास्ट फंक्शन क्या होगा, इसके ऊपर जरूर मानना चाहिए कि वेयर CX बी द कास्ट फंक्शन। तो कास्ट फंक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। देखो बेटा जो फिक्स्ड कास्ट है ना वो 4,500 है, 4,500 है। अब प्लस देखो वेरिएबल कास्ट क्या होंगे, एक पेन पे कितना खर्चा आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है, तो X पेन बनाने में कितना खर्चा आएगा, 10x हो जाएगा। ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन है। देखो हमारा पहला आंसर आ गया। अब क्या कर रहा है, अब रिवेन्यू फंक्शन निकालना है। देखो रिवेन्यू फंक्शन कैसे निकलेगा ये समझ लो। मान लो RX भी द रिवेन्यू फंक्शन। कह रहे हैं कि यदि हम एक पेन को जब सोल्ड करते हैं 25 रुपीज में, यानी एक पेन को सोल्ड करते हैं 25 रुपीज में, तो हमारे पास कुल कितने यूनिट्स ऑफ पेन है, X यूनिट है। तो टोटल रिवेन्यू कितना आएगा, 25 इंटू X हो जाएगा, अर्थात 25x होगा। ये हमारा क्या है बेटा, रिवेन्यू फंक्शन है, ठीक है ना। वेयर RX बी द रिवेन्यू फंक्शन, यहाँ लिख देना चाहिए, ठीक है। लेट CX बी द कास्ट फंक्शन एंड RX बी द रिवेन्यू फंक्शन। क्योंकि आप नोटेशन जानते हो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भी हमारा आंसर आ गया, कास्ट फंक्शन आ गया, रिवेन्यू फंक्शन आ गया। अब हमें द ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमें CX इक्वल टू RX लगाना पड़ेगा। CX इक्वल टू RX अर्थात कास्ट फंक्शन इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन इक्वल करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। 4,500 प्लस 10x इक्वल टू 25x होगा। 10x उधर ट्रांसफर करो। 4,500 इक्वल टू 15x होगा।
या x इक्वल टू होगा 300, 4500 में ना 15 से डिवाइड कर दोगे तो 300 आ जाएगा। ये 300 क्या है, ये यूनिट है बेटा, 300 पेन, ठीक है ना, ध्यान देना रुपीज नहीं है ये। इसका ये मतलब है कि 300 यूनिट अगर हम पेन को अगर सोल्ड करते हैं तो हमें क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर 4 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी आर 2800 rupees and variable costs are estimated to run 30% of the total revenue. Determine total revenue function, the total cost function, the break even point and the quantity the company must sell to cover its fixed cost. बच्चों इतने देर में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि कंपनी जो है ना कोई अपने प्रोडक्ट को सेल किया, 1 यूनिट का दाम 4 रुपये में, यानी 4 रुपये में पर यूनिट प्रोडक्ट उसने सेल किया। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी आर 2800। बेटा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स्ड चार्ज लगा होगा, ठीक है, तो वो क्या है, ये क्या 2800 है। वेरिएबल कास्ट क्या है, वेरिएबल कास्ट को निकालने के लिए पहले आपको रिवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा बच्चों, तो रिवेन्यू फंक्शन का 30% है, तो टोटल रिवेन्यू फंक्शन अर्थात जो रिवेन्यू फंक्शन आएगा बेटा वही हमारा टोटल रिवेन्यू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल कास्ट फंक्शन निकालेंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन क्या होता है, जब टोटल कास्ट फंक्शन और रिवेन्यू फंक्शन सेम होता है, ठीक है। चलो बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट है x यूनिट, क्या है, बी सोल्ड, बेचा जा रहा है, ठीक है। देखो या तो हम बेच भी रहे होंगे मतलब x यूनिट और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है, सोल्ड एंड प्रोड्यूस, मतलब ये स्टेटमेंट लिखना आप सीख लेंगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस। अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पहले ऐसे पढ़ते हैं, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर 4 रुपीज पर यूनिट, यानी कंपनी जो है ना 1 यूनिट सोल्ड किया, मतलब हमारा कंपनी ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, कोई प्रोडक्ट x यूनिट, तो बेचा कितना, 1 यूनिट 4 रुपये में, ठीक है। तो जब बेचेगा तो क्या आएगा, रिवेन्यू आएगा। तो लेट RX बी द रिवेन्यू फंक्शन, तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है। थोड़ा सा आप डिफिनेशन को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि RX यहाँ 4x के बराबर है, ठीक है बेटा। वेयर आप उससे पहले लिख देना कि लेट RX बी द रिवेन्यू फंक्शन, सो RX इक्वल टू 4x, यही हमारा क्या है बेटा, टोटल रिवेन्यू फंक्शन। आपको अलग समझना नहीं है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, द कंपनी आर 2800 आर वेरिएबल कास्ट आर एस्टिमेटेड टू रन 30%, ठीक है। जो मतलब फिक्स्ड कास्ट है, और ये देखो टोटल कास्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल कास्ट फंक्शन जो होता है बेटा ना, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। तो फिक्स्ड कास्ट तो हमारा 2800 है, लेकिन जो वेरिएबल कास्ट है ना, तुम जरा ध्यान से देखो ये कैसे दिया है, इट इज द 30% ऑफ द टोटल रिवेन्यू, तो हम ऐसे लिखेंगे 30% ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। थोड़ा इस चीज को समझो, ये स्टेटमेंट से ही समझ में आएगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, ये कास्ट फंक्शन लिख देना इससे पहले कि CX विद द टोटल कास्ट फंक्शन 2800 प्लस 30% ऑफ, और RX की वैल्यू कितनी है, 4x है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2800 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 3 into 4 12 होता है, 12/10 ऑफ x हो जाएगा। और छोटा हो सकता है 2800, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12, 2 5 10, 6x/5, जरा चेक कर दो सही है गलत है, ठीक। तो बेटा ये हमारा टोटल कास्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट कब यूज होगा, जब हमारा रिवेन्यू फंक्शन कास्ट फंक्शन के इक्वल होगा। ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैनेज कर दे रहा हूँ, चाहिए लिख दे रहा हूँ, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कंडीशंस, रिवेन्यू इक्वल टू हो जाएगा कास्ट, ठीक है। टोटल रिवेन्यू फंक्शन इक्वल टू टोटल कास्ट फंक्शन। बेटा रिवेन्यू फंक्शन कितना है, 4x है, और हमारा जो कास्ट फंक्शन है उसको लिख लो आप। बेटा चौथा है द क्वांटिटी टू कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, उसके लिए हम कहेंगे इन ऑर्डर टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट द टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड मस्ट बी सेम एज द फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा इस कंडीशन को याद रखिएगा, तो जब भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने की बात करेगा
उस केस में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन जो होता है ना, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके इक्वल कर देते हैं। तो वहां से देखोगे रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू 4x है, 4x को 2800 है, तो यहाँ से x को 700 आएगा। ये हमारा क्या बेटा सोल्यूशन है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को जब रीड करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, क्या निकालना है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों अगला क्वेश्चन देते हैं, अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, इट इन्वेस्टेड 37,500 as fixed cost and 200 per unit as the variable cost of production. The revenue function for the sale of X unit is given as 4,825x minus 125x square. Then find the break-even point. बच्चों देख लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट cx विद द कॉस्ट फंक्शन। तो बेटा कॉस्ट फंक्शन बनाना सीख लो। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो तुम देखो ये जो अमाउंट है ना वो क्या है, ठीक है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये क्या है, देखो ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट है, 200 पर यूनिट है। तो हम मान लेते हैं कि x यूनिट को सोल्ड करने में, मतलब एक यूनिट को जो सोल्ड किया 200 रुपीज में, तो x यूनिट को सोल्ड करने में कुल कितना मतलब वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो 200 ऑफ x आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया है। और आल्सो लेट rx भी द रिवेन्यू फंक्शन है। बेटा रिवेन्यू फंक्शन तो आप देख ही रहे हो, यही होगा। तो जैसा कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सॉल्व करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंडीशंस होता है रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन। ये रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू है, कॉस्ट फंक्शन की। तो तुम देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप क्या करो, इस पूरे कंटेंट को राइट हैंड साइड की तरफ ले चलो। तो देखो 125x स्क्वायर, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, 200x ये अपने पास ही है, ये अपने पक्ष में है, अपने साइड में है। ठीक है, ये प्लस ऑफ 4,825 है, ऑफ x है, तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 37,500 इक्वल टू 0। हमेशा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले ax स्क्वायर आता है, देन bx आता है, देन c आता है। ठीक है बच्चों, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और देख लो। तो देखो, तो पहले तो ये सही है, 125 ऑफ x स्क्वायर, बेटा 200x माइनस 4825 ऑफ x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव में ही आएगा, लेकिन देख लो कितना आएगा, कितना आएगा तुम उसको सकते हो 48। अब इसमें से 200 कम कर दो तो 48 नहीं होगा, 600 होगा, 625 होगा, चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, और ये प्लस 37,500 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये जो टर्म है ना, प्रत्येक टर्म देखो 5 से डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल हो सकता है, धीरे धीरे करते हैं। तो ये देखो ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 925 ऑफ x हो जाएगा। ये तुम चेक कर लेना, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार और इसको डिवाइड करो 5 से, तो 185 ऑफ x आएगा, ये 1500 आएगा। आप देख लेना, एक बार और 5 से डिवाइड करो, इसका मतलब है ये 75 से डिवाइड था, नहीं 125 से डिवाइड कर दिए होते। x स्क्वायर, ये देखो ये 37 ऑफ x होगा, यहाँ देख लो 300 होगा। अब या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, नहीं तो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दो होता है तो। ठीक है, तो कुछ सही है ना ये बीच वाला। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिर्फ 4 फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस 37 हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 37 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 300, मतलब 4 क्या होता है, 4 ऐसी होता है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए अर्थात 2 इंटू 1 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो आप, तो x इक्वल टू क्या होगा 37, अब प्लस और माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 37 का स्क्वायर करके देख लो, 7 से 49 का 21 4 25, 3 से 21 का 2 11 136 आ रहा है, उसमें से बेटा 1200 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो जरूरी नहीं कि स्प्लिटिंग मेथड से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें, जब नहीं होता आप सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया करो, क्लास 10 में पढ़ाया गया था। बेटा यहाँ से क्या आएगा 37 प्लस माइनस क्या आएगा 169 तो आएगा स्क्वायर रूट में, और 169 बहुत फेमस है, रूट ऑफ 169 ये 13 होता है, इसका ये मतलब है कि 37 प्लस माइनस 13/2,
अगर पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ले चलो, यहाँ से x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं 37 प्लस 30/2, और एक बार लेके चलते हैं नेगेटिव 37 माइनस 30/2, x के दो मान आएंगे, कितने आएंगे देख लो आप। देखो 37 13 कितना होता है, 37 3 40 10 50, यानी x की वैल्यू 25 आएगा, दैट में लिख दे रहा हूँ। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 3 में से गया 2, और डिवाइड करोगे तो 12 आएगा 2 से, यानी 25 और 12 आएंगे x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, यही हमारा सॉल्यूशन है। आप देख लो कैलकुलेशन। बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ production per unit is 75 rupees. If each unit is sold for 100 rupees, then find the break-even value and also find the values of X for which the company always result in profit. बेटा देखो यहाँ लास्ट लाइन में क्या कर रहा है कि हम लोग वो X ढूंढनी है। देखो X क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड है, ठीक है ना, कितना हम यूनिट प्रोड्यूस सोल्ड करें उसकी संख्या है, ठीक है। तो बताओ कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखो जो ब्रेक इवन वैल्यू आएगी यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी, जितना आएगी उससे ज्यादा बेचने पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, और उससे कम अगर बेचते हो आप तो लॉस जाएगा। तो सिंपल फंडा है। तो मैंने बताया था ना कि ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे ना तो हमें लॉस होता है ना तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर जाने पे कुछ ग्राफ ऐसे ही बनाता है। ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाता है इसका, तो इसके ऊपर जाने पे ना हमें प्रॉफिट होता है, जबकि इसके नीचे आने पे बेटा क्या होता है, लॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यूज आएगी ना उस x ग्रेटर देन कर देंगे, ठीक है। वही हमारा क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x यूनिट्स बी सोल्ड एंड प्रोड्यूस, दोनों एक साथ होता है, हम सोल्ड भी करते हैं प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। जिस रेट के अनुसार है उसमें जैसा आप लिखा होगा वैसे। जैसे देखो क्या कर रहा है कि यहाँ फिक्स्ड क्या है, कॉस्ट क्या है 20,000 है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, जो दिया उसको पहले नोट करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है पहले नोट कर लो, 20,000 है। अब देखो ये देखो बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो दे एंड अब ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे पढ़े उसे सब लिखते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज 75, यानी 75 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 75 ऑफ एक्स हो जाएगा। लेट सी एक्स बी द कॉस्ट फंक्शन, लेट सी एक्स बी द कॉस्ट फंक्शन, लेट सी एक्स बी द कॉस्ट फंक्शन। अगर ये कॉस्ट फंक्शन है तो सी एक्स को हम लोग कैसे निकालते थे, आपको याद हो गया होगा, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 20,000 प्लस 75 ऑफ एक्स, सही है बेटा। और देखो अब जब रेवेन्यू की हम बात करें, देखो इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 100 रुपीज, तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, 100 ऑफ एक्स हो जाएगा ना। देखो लेट आर एक्स बी द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा बेटा, कितने में सोल्ड किया जा रहा है प्रत्येक यूनिट को 100 रुपया में, ठीक है। तो 100 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो फॉर ब्रेक इवन वैल्यू के लिए क्या होगा, फॉर ब्रेक इवन वैल्यू के लिए हमें करना पड़ेगा आर एक्स इक्वल टू सी एक्स। अब आर एक्स इक्वल टू सी एक्स वाला कंडीशन लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो हमारा जो आर एक्स है बेटा देखो 100 ऑफ एक्स है, और हमारा जो सी एक्स है बेटा ये है 20,000 प्लस 75 ऑफ एक्स है। इधर ट्रांसफर करो तो क्या आएगा, 25 ऑफ एक्स आएगा, देख लेना आप। ये 20,000 है, 2 के आगे देखो 4 जीरोस है, सो एक्स बराबर क्या आएगा, कितना आएगा 8 आएगा ना, 800 आएगा, 8 हो जाएगा ना, ठीक है आ जाएगा। तो x इक्वल टू 800 होगा। मतलब 800 यूनिट तक बेचने पे ना तो हमें प्रॉफिट होने वाला है ना तो रेवेन्यू मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो आंसर है, दूसरा आंसर के लिए हम क्या करेंगे, हमें अगर रेवेन्यू चाहिए यानी प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें कितना यूनिट सोल्ड करना होगा, कम से कम 800 से ऊपर,
800 से थोड़ा सा भी अगर यूनिट पहुंच गए हैं, ठीक है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होने लगेगा। यानी x क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 800 होगा, ठीक है। यही हमारा क्या बेटा सोल्यूशन है। यानी हम कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट, वो वैल्यू क्या होगी, मस्ट बी ग्रेटर देन 800 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज 30,000 and the variable cost per unit is 800 rupees. If the demand function is px equal to है 4,500 minus 100 of x, then find the breakdown value. बच्चों इससे पहले हम लोग डिमांड फंक्शन से ही न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं, तो देखो डिमांड फंक्शन देने का क्या मतलब है कि डिमांड फंक्शन में जब आप x यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें रेवेन्यू फंक्शन मिल जाता है, क्योंकि ब्रेक इवन वैल्यू निकालने के लिए कास्ट फंक्शन चाहिए और रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। तो कास्ट फंक्शन तो हम क्वेश्चन देख के बना लेते हैं, रेवेन्यू फंक्शन या इनडायरेक्टली नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन में x यूनिट से मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं हम लोग। है देखो यहाँ पे जो x क्या है, ये जो है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड है, यानी किसी कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी संख्या होती है, और वो संख्या या तो प्रोड्यूस कर रहा होगा या तो बेच रहा होगा, ठीक है। तो देखो, तो इट इज गिवन दैट, पहले तो हम कास्ट फंक्शन समझ लेते हैं। तो कास्ट फंक्शन बनाने के लिए देखो फिक्स्ड कास्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30,000 दी हुई है, और वेरिएबल कास्ट 800 ऑफ x होगा, क्योंकि एक यूनिट का दाम कितना है, 800 रुपीज है। मतलब एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 800 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो वो कंपनी कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई प्रोडक्ट x यूनिट, तो टोटल खर्च कितना आएगा 800x, और प्लस एक्स्ट्रा पहले से जो फिक्स्ड प्राइस कास्ट है वो लग रहा है 30,000। इस तरह से कास्ट फंक्शन होगा 30,000 प्लस 800x। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप समझ जाओगे। तो समझो, मान लेते हैं पहले लेट cx बी द कॉस्ट फंक्शन या टोटल कॉस्ट फंक्शन, cx बी द कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ से हम cx लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, cx इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड वैल्यू अब प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है 800 ऑफ x हो जाएगा। गलती से x मत भूल जाना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट रहने कोई जरूरत नहीं है। और देखो डिमांड फंक्शन कितना दिया है, देख लो, देखो डिमांड फंक्शन पहले देख लेते हैं। डिमांड फंक्शन, ठीक है, वो दिया है p ऑफ x। कभी कभी देखो फंक्शन जब कहेगा तो आर्गुमेंट जरूर लगाएगा, ठीक है ना। जैसे कास्ट के बगल में जो ब्रैकेट x दैट इज सेड टू बी आर्गुमेंट, तो px की जो वैल्यू हुई है वो दिया हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं। पहले मान लेते हैं लेट rx बी द रेवेन्यू फंक्शन। अब आपको नोटेशन याद हो गया होगा, रेवेन्यू बहुत आसान है चैप्टर, ठीक है। एक वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो सेकंड वीडियो, 2 वीडियो आई थिंक अभी और होना चाहिए। तो रेवेन्यू फंक्शन जो होता है x इंटू पी या पी, बेटा देखो इससे पहले p इंटू एक्स समझाए थे, p गुणे x, लेकिन हमारा जो यहाँ पर डिमांड फंक्शन p के रूप में नहीं बल्कि p ऑफ x के रूप में है, और इंटू एक्स करते हैं। तो गलती से इसको px भी बोल सकते थे, लेकिन हमारा जो डिमांड फंक्शन क्या है, किस फॉर्म में है, p ऑफ x इंटू एक्स। यानी p ऑफ x क्या पर देखो 4,500 माइनस 100 ऑफ x है, और इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारा फाइनल जो है रेवेन्यू फंक्शन है, क्या आएगा 4,500x और माइनस 100x स्क्वायर, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ब्रेक इवन वैल्यूज निकालेंगे। ब्रेक इवन वैल्यूज निकालने के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है कास्ट फंक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन। आइए देखते हैं, फॉर ब्रेक, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, इवन वैल्यूज वी हैव रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू कास्ट फंक्शन, या कास्ट फंक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन। पर इसको लिख लो और फिर इसको लिखो इक्वल टू कास्ट फंक्शन लिखो। तो कास्ट फंक्शन बेटा जो बनाए थे क्या था, 30,000 प्लस 800x था। अब देख लेना, मैंने तो एरेस्ट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू जो आएगा वही आपका सोल्यूशन कहलाएगा। सो बच्चों, और ब्रेक इवन वैल्यूज के लिए भी है रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू कास्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू देखो ये है, और कास्ट फंक्शन की वैल्यू है इतनी। अब एक काम करो बेटा, सबको आप ट्रांसफर करो एक तरफ। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, पूरा का पूरा जो टर्म है रेवेन्यू फंक्शन का इधर ला दिया,
और थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में मैंने लिखा है। सिस्टमेटिक मैनर में क्या मतलब होता है कि पहले x का पावर 2 होगा, फिर x होगा, फिर कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखो सिंप्लीफाई मैंने किया, और क्या करो यहाँ तक पहुँचने के बाद सभी टर्म में ना 100 से डिवाइड करो तो कुछ इस तरह से आएगा। बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको स्प्लिटिंग मेथड सोचना नहीं है, सीधे आप सिर्फ फार्मूला लगा दो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। क्या होता है आपने क्लास 10 में पढ़ा था, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस केस में x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो मैंने इसको वैल्यू भर दिया है। बेटा देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 37 का होल स्क्वायर करोगे तो 1369 आएगा। तो मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था समय बचाने के लिए, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जो होगा 37, क्योंकि माइनस भी होता है ऑलरेडी, माइनस माइनस 37 प्लस 37 हो जाता है, तो प्लस माइनस बेटा इसका जो होल स्क्वायर था 1369 था, और इसका जो मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 1 इंटू 300 में तो आएगा 1200, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 169, 37 प्लस माइनस रूट ऑफ 169/2। देखो एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चंस आ गए मान लो, तो और आपकी गलती होती है नहीं पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक आपने प्रैक्टिस किया, देखा आपने एक स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये देखो अब क्या हो जाएगा, ये इट बिकम्स x बराबर होगा 37 प्लस माइनस 13/2। एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लो और एक बार निगेटिव वैल्यू ले लो, तो देखो क्या आएगा x की वैल्यू, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 37 10 40 50 50/2 यानी 25 आने वाला है। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, अर्थात x की जो वैल्यू आएगी बेटा 2 आएगी। 25 और 12 दोनों सही है, ठीक है, दोनों के लिए ठीक है। x की वैल्यू आएगी 25 या 12, ठीक है।